बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फ़ैसला आ गया है रिज़र्व सीट्स पर। ये वो शाहकार है जिसका इंतज़ार था और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को जिस तरीके से झंझोड़ा है और जिस तरीके से चार्जशीट जारी की है, दो जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने का कहा था, उस हवाले से भी बड़ा सख्त ऑब्ज़र्वेशन आई है। साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवालात पूछे थे, उसका जवाब भी आ गया है। बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई उसका भी ज़िक्र है। बल्ले के निशान के फ़ैसले से मुतल्लिक भी और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से मुतल्लिक भी तमाम तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 70 सफ़ात का फ़ैसला है और हम नहीं वो सारा बयान कर सकते एक वीलॉग में। मैं आपके सामने 4-5 पैराग्राफ जो रेलिवेंट हैं और फिर उससे अगले वीलॉग में कुछ जो पैराग्राफ बच जाएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये एक फ़ैसला है जो 70 सफ़ात का आया है और अभी एक और फ़ैसला आ जाना है, उसका भी इंतज़ार कीजिए जो और दिलचस्प फ़ैसला होगा। खैर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अब ये जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि व्हेन द इलेक्शन कमीशन एरर्स आर मेक सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स इम्पैक्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो, अच्छा मोटी बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का फ़ैसला है PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने का, उसको कलअदम करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 उम्मीदवारों को PTI का डिक्लेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने और मखसूस नशिस्तों को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है। ये तफसीली फ़ैसला है। अब हम आ जाते हैं रीज़निंग। जजमेंट में और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है? ऑर्डर वो होता है जो कुछ किसी के राइट्स को डिटरमिन कर रहा होता है, लेकिन जजमेंट क्या है? जजमेंट ये है कि जो रीज़निंग देती है कि भाई हम इस ऑर्डर तक जो पहुँचे हैं उसकी रीज़निंग क्या है। रीज़निंग बिहाइंड द ऑर्डर, बिहाइंड द डिसीजन, रीज़निंग जो है उसको कहते हैं जजमेंट। अब ये तफसीली जजमेंट आई है। ऑर्डर आ गया था 12 जुलाई को, जजमेंट आई है आज 23 सितंबर को। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में और 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार दुरुस्त नहीं था। अदालत ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन को गलतियां करता है तो जुडिशल इंटरवेंशन में बिकम नेसेसरी, तो उस वक्त अदालती जो मुदाखलत है वो ज़रूरी हो जाती है टू रेक्टिफाई दैम एंड इंश्योर इलेक्टोरल जस्टिस, कि जी वो इंतखाबी जो इंसाफ है वो दिया जाए और उनको दुरुस्त किया जाए इलेक्शन कमीशन को। द जुडिशरी टास्क विद द इंश्योरिंग इलेक्टोरल जस्टिस मस्ट फॉर मोस्ट प्रिजर्व द विल ऑफ द पीपल, कि जो अदालत है वो जब कोई अदालती इंतखाबी इंसाफ देती है तो उसने हमेशा विल ऑफ द पीपल को मद्देनज़र रखना होता है, चूँकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। Election disputes are viewed through this lens, emphasizing electoral integrity and democratic legitimacy to maintain public confidence, कि आपने इंतखाबी जो मामलात हैं उनको इस नज़र से देखना है कि जिसमें इंतखाबी शफाफियत बरकरार रहे और आवाम का एतमाद रहे उस निज़ाम के ऊपर, इंतखाबात से मुतल्लिक निज़ाम पर। इलेक्टोरल राइट्स एंड इट्स इंटरवीन विद इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, और इंतखाबी जो इंटेग्रिटी है उसको मद्देनज़र रखा जाए। द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन ओवरसीइंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी इज़ क्रूशल फॉर सस्टेनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किरदार बहुत अहम है चूँकि आवाम का इत्माद बरकरार रखना है पूरे निज़ाम पे। एंड द कोर्ट्स पावर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस इज़ अ क्रिटिकल टूल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ दिस कोर्ट, कि ये अदालत को कंप्लीट जस्टिस का अख्तियार दिया गया है आईन पाकिस्तान की जानिब से। हमने अधूरा इंसाफ नहीं देना, मुकम्मल इंसाफ देना है। It is to prevent democratic backsliding and protect democracy effectively with the focus on the electorate's rights। जो वोटर्स हैं उनके राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको हर सूरत मुकम्मल इंसाफ देना है। डिनाइंग इलेक्टोरल जस्टिस एंड कंप्रोमाइजिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी वुड अंडरमाइन द वेरी लेजिटिमेसी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप उनके इंतखाबी जो इंसाफ है वो उनको नहीं देते या उनको कंप्लीट जस्टिस नहीं देते तो आप जमहूरियत का सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है आप उसको ख़त्म कर देते हैं। आप जमहूरियत को वहीं कत्ल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जमहूरियत का जो है वो ख़त्म हो जाता है।
Guided by the above principle, we in fulfilling our professional responsibility to deliver a well considered decision on the matter involved in the present case. हमारी जिम्मेदारी बनती थी। अच्छा, खूबसूरत बात यह है, मंसूर अली शाह साहब इस जजमेंट के आथर हैं, उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, कानूनी बातें की हैं, वो सियासी तरफ पहलुओं की तरफ गए ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी हम ये समझते हैं कि वी डिड लिसन टू एंड सिंसियरली कंसिडर देयर व्यूज़ एज वेल, अनफॉर्चुनेटली नीदर कुड वी कन्विंस दैम ऑफ आवर व्यू, कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने मुखालिफ फ़रीक़ैन को, जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी थी और इलेक्शन कमीशन, उनको हमने तसल्ली से सुना, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई भी लॉजिकली बात करने में नाकाम रहे। वी ऑल आस 8 एंड आवर 3 कोलीग्स, हम 8 और हमारे 3 कोलीग्स चीफ जस्टिस मंदोखेल और याह्या अफरीदी, दैट ड्यू टू अनलॉफुल एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड द कमीशन पीटीआई इट्स कैंडिडेट्स एंड द इलेक्टोरेट हैव सफर्ड द लॉस ऑफ सम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स। हम इस बात पर 11 के 11 जज मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पीटीआई को आज़ाद करार देने की वजह से ना सिर्फ वोटर्स बल्कि जो उम्मीदवारान हैं उनके जो आइनी हकूक़ थे वो सल्ब किए गए हैं। ये उन्होंने कहा, हम भी कह रहे हैं और 3 जजेस ने भी ये बात की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं कि जी जो हमारे 2 जजेस हैं, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंदोखेल, हैव फॉर्म द ओपिनियन दैट द कैंडिडेट्स हु हैव हैड सबमिटेड देयर नॉमिनेशन पेपर्स डिक्लेयरिंग दे बिलोंग टू पीटीआई एंड हैड नॉट फाइल्ड अ डॉक्यूमेंट शोइंग एफिलिएशन विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, कि जिन्होंने पीटीआई की जानिब से अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए और उसके बाद किसी और सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को किया गया, तो वो नहीं किया, तो वो पीटीआई के हैं। तो वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त जिन्होंने एफिलिएशन पीटीआई के साथ ज़ाहिर की थी वो पीटीआई ही के थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये 2 जज भी हमारे साथ हैं। और आगे जो याह्या अफरीदी साहब हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि जिन जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने एफिलिएशन अपना पीटीआई के साथ दिया और बाद में वो वापस भी नहीं लिया, तो वो जो 39 थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ये उन्होंने कहा कि वो 3 जजेस भी इस बात तक मुत्तफिक हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को जो रिटर्निंग अफसरान ने आज़ाद करार दिया वो दुरुस्त नहीं था। ठीक हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जहाँ हम थे वहीं पे 3 जजेस और भी, उनका भी ये मौक़िफ़ था। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी। सिविल केसेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो दरख्वास्तें होती हैं उनको निपटाया जाता है और फिर फ़ाइनल फ़ैसला दिया जाता है, लेकिन ये जो मामला था ये कोई आम केस नहीं था, ये अवाम के राइट्स का मामला था, ये करोड़ों वोटर्स का मामला था, इसको हम सिविल केस की तरह डील नहीं कर सकते थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है कि कौन फ्रीक है या कौन फ्रीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस देनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये तमाम मामलात आ गए, जब सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर तफसीलात बता दी गई कि भाई केस किन हालात में उनसे निशान लिया गया, किन हालात में उनके इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ क्या हुआ, किन हालात में रिटर्निंग अफसरान ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स नहीं लिए, किन हालात में उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया, किन हालात में उनको मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करें, जब ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जवाब दिया जो ये कहा जाता है इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट के कुछ लोगों की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसमें मौजूद ही नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्टी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी बनने की दरख्वास्त उन्होंने दी थी और एक उनकी जो कंवल शोज़ब हैं वो इसमें केस में फ़रीक भी थी। तो एक तो वो फ्रीक थी, दूसरा पीटीआई ने भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम इन चीज़ों से मावरा हैं। उसकी वजह यह है कि जहां करोड़ों लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है वहां हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ते। ये सुप्रीम कोर्ट की फिर जजमेंट्स का हवाला दिया, बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया, नवाज शरीफ केस का हवाला दिया, सियासी जमातों के राइट्स के ऊपर बात की कि सियासी जमातों के राइट्स हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट अब तक क्या कह चुकी है माजी में, उन तमाम फैसलों का हवाला दिया और उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा हम पाबंद नहीं हैं टेक्निकलिटीज़ के, हम पाबंद हैं, हमारी आइनी जिम्मेदारी है कि हम आइन के मुताबिक फ़ैसले करें, हम अवाम के हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। यहाँ करोड़ों वोटर्स का मामला था जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 उम्मीदवार जीते हुए थे। साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो ये रीज़निंग दी है, रीज़निंग के साथ उन्होंने फिर कहा कि जिन 2 जजेज़ ने ये फ़ैसला दिया है उनके हवाले से कहते हैं हम बड़े विद अ हैवी हार्ट, बड़े दुखी दिल से हम कहेंगे दैट आवर 2 लर्नड कोलीग्स
in the minority, Justice Aminuddin Khan or Justice Naeem Akhtaraf Khan, have made certain observations in their dissenting judgment dated 3 अगस्त 2024 कि उन्होंने अपनी 3 अगस्त 2024 के इख्तलाफी नोट में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं made certain which do not behove judges of the Supreme Court of Pakistan, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये नज़र आता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर बिहेव नहीं किया। भाई अगर आपको कोई इख्तलाफ था तो आप अपना इख्तलाफ रखें, आप 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद ना करने का कैसे कह सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। मैं समझता हूँ सिर्फ यही जो 8 जजेस का फैसला है यही काफ़ी है मिसकंडक्ट की कार्रवाई के लिए। which do not behove judges of the Supreme Court of Pakistan, the highest court of the land, after expressing their view that the order passed on 12th July 2024 is not in accordance with the Constitution and that we ignored and disregarded its mandate. They observed that if the said 39 plus 41 persons take any step on the basis of this judgment which is not in accordance with the Constitution, they may lose their seats as returned candidate on the basis of violation of Constitution, and that any order of the court which is not in consonance with the constitutional provision is not binding upon any other constitutional organ of the state. कि भाई वो कह रहे हैं कि अगर ये जो 39 और 41 हैं अगर ये PTI के होंगे तो ये नाअहल हो जाएंगे क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल छोड़ेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं जी कि कोई अगर ऑर्डर आइन के मुताबिक नहीं है तो आप उसके ऊपर अमल दरामद ना करें। वी टेक नो इशू विद देयर हैविंग एंड एक्सप्रेसिंग द व्यू दैट इन देयर अंडरस्टैंडिंग, कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसकी इज़्ज़त करते हैं कि उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार नहीं है, हम इसको मानते हैं, ठीक है उनका व्यू है, लेकिन आवर ऑर्डर डेटेड 12 जुलाई इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका ये भी हक है कि वो ये कहें कि ठीक है जी हमारा जो ऑर्डर है वो आइन के मुताबिक नहीं था। मोर एवर एज ए मेंबर ऑफ ए बेंच ऑफ दिस कोर्ट और एनी कोर्ट कैन लेजिटिमेसी डिफर ऑन इश्यूज़ ऑफ फैक्ट एंड लॉ। हो सकता है कि इस अदालत हो या कोई भी अदालत हो जहाँ पर जजेस बेंच के दरमियान क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे कोई इख्तलाफ आ सकता है। दे मे स्ट्रांगली एक्सप्रेस डाइवर्जेंट ओपिनियन एंड मेक कमेंट्स ऑन ईच अदर्स व्यू। ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के हवाले से व्यूज़ के हवाले से अपना मौक़िफ़ तगड़े तरीके से रखें, लेकिन हाईलाइटिंग रीजंस वाई दे बिलीव अदर मेंबर्स हैव एर्ड, और वो उसमें रीजनिंग भी दें कि भाई बाकी जो जजेस ने ये फैसला दिया वो कैसे दुरुस्त नहीं है। हाउएवर द मैनर इन विच दे हैव एक्सप्रेस दियर डिसएग्रीमेंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द कोर्टसी एंड रेस्ट्रेंट रिक्वायर्ड ऑफ जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, जो कोर्टसी के ख़िलाफ़ है, इखलाकियात के ख़िलाफ़ है, और सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस को ऐसे मामलात पर बहुत तहम्मुल और बहुत सब्र और बहुत देखभाल के बात करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ और अपना इख्तलाफ शो किया वो दुरुस्त नहीं है। What is more disquieting is that through the said observation they appear to have gone beyond the parameters of propriety by writing the 39 plus 41 returned candidate and urging the commission not to comply with the majority order। और वो उनको इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई आप इनके ऊपर अमल दरामद न करें, मेजॉरिटी फैसले पर अमल दरामद ना करने की उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। Which is the decision of a 13-member full court bench of this court. Such observation undermine the integrity of the highest institution। इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है जो 2 जजेस ने दी है, ये ऑब्जर्वेशन जो इंटेग्रिटी है एक बड़े इदारे की वो तबाह कर देती है। Such observation undermined the integrity of the highest institution of justice in the country and seem to constitute an attempt to obstruct and process of the court and the administration of justice। और ये अदालती प्रोसेस को और जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको तबाह करने के मुतरादिफ है, ये सुप्रीम कोर्ट फरमा रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि दी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ PTI टू फंक्शंस एंड ऑपरेट एज पॉलिटिकल पार्टी वर नॉट देयर बाई। अच्छा, ये मैं ना ये 13 जनवरी के फैसले से मुतल्लिक है, ये डिटेल है, इसके ऊपर मैं ये 3 पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैं अलग से आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। आखिर में मैं आपको बता दूं कि जो 9 सवाल पूछे गए थे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसका जवाब भी दिया गया है। और साथ ये भी कहा गया है कि ये जो जजमेंट है इसको उर्दू में तर्जमा करवा के इसको भी पब्लिश करें, इसको भी वेबसाइट पर लगाएं। वी मे अंडरलाइन हेयर दैट एज द कमीशन सार्ट क्लैरिफाइंग ऑफ आवर शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 12 जुलाई 2024 के 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमें एक दरख्वास्त दी इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू इट इन टर्म्स ऑफ पैरा 10 देयर ऑफ, जो हमने अपने पैराग्राफ 10 में लिखा था
اس کے مطابق انہوں نے وضاحت کے لیے اپلیکیشن دی. دیر واز نو لیگل ریکوائرمنٹس, اس وجہ سے کوئی قانونی ریکوائرمنٹس نہیں تھی. نار ڈیڈ وی فائنڈ اٹ نیسیسری, نہ ہی ہم نے 8 ججز نے اس کو ضروری سمجھا ٹو ہیئر دی پارٹیز, کہ ہم اس اپلیکیشنز کے اوپر پارٹیوں کو سنیں, چونکہ ہم پارٹیوں کو سن چکے تھے. اور چونکہ معاملہ تھا بیفور کلیریفائنگ آر اون آرڈر, ہمارے آرڈر کی وضاحت کا معاملہ تھا, تو ہمیں پارٹیوں کو سننے کی کیا ضرورت تھی, ہم نے اپنے آرڈر کی وضاحت کرنی تھی نا, ہم سے ہمارے آرڈر کی وضاحت مانگی گئی تھی. اس وجہ سے نہ یہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ تھی, نہ یہ ضروری تھا ٹو ہیئر دی پارٹیز بیفور کلیریفائنگ آر اون آرڈر آن دی پوائنٹ ریگارڈنگ وچ دی کمیشن واز انکلیئر. جہاں کمیشن کو کوئی غلط فہمی تھی وہاں ہم نے اپنے آرڈر کی وضاحت کر دی. Thus we provided the above clarification without issuing notice, اس وجہ سے ہم نے کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا to hearing the parties on the commission's application. نہ ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم کمیشن کی درخواست پر پارٹیوں کو سنیں یا نوٹس جاری کریں یا ہم کاز لسٹ جاری کریں, ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو کہا ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنی پاورز کو استعمال کیا ہے, الیکشن کمیشن نے درست انداز میں اپنے جو اختیار ہے, وی فیل کنسٹرینڈ ٹو آبزرو ہیئر دیٹ وی ہیو سم ڈاؤٹس اباؤٹ ویدر دی کمیشن ہیز دی پاور ٹو ریجیکٹ دی سرٹیفکیٹس آف انٹر پارٹی الیکشن سبمٹڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی. یہ پھر وہ انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ نہ وضاحت سپریم کورٹ نے کی, نہ الیکشن کمیشن نے کی, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو حق تھا مخصوص نشستوں کا وہ ان سے لے لیا گیا, لیکن کسی نے وضاحت نہ کی. اب 2 معاملات کے اوپر میں آگے بات کروں گا اگلے ویلاگ میں. ایک سلمان اکرم راجہ کی وہ درخواست جو انہوں نے دی تھی, جس کو 2 فروری کو خارج کیا تھا, جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کیا جائے, میرے آگے پی ٹی آئی لکھا جائے, آزاد نہ لکھا جائے. ایک وہ, اور ایک 13 جنوری کا فیصلہ اور انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق, اور وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اب 70 صفحات کا فیصلہ ہے. اب ایک ویلاگ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اس کے اوپر بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کے 80 امیدواروں کو پی ٹی آئی کا قرار دے کے فوری طور پر مخصوص نشستیں جاری کرنے کا حکم, اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالعدم, اور ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.